हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 4 अप्रैल 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 4 अप्रैल के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 लल्लन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन हैं जिनको हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज की क्लास में आप सभी को 60 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ 20 मिनट में। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और 40 से 50 क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को लेकर तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं? तो देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल संपत्तियां हैं 8,72,351। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है अगस्त 2024 में। अगर बात करते हैं कि वक्फ एक्ट अधिनियम कब है, तो 1995 का अधिनियम है और इसमें अभी हाल ही में 44 संशोधन करने को सुझाव दिया गया है। जाहिर सी बात है 44 संशोधन तो इसमें नहीं हुआ होगा, तो अभी फरवरी 25 में इसमें 14 संशोधन को मंजूरी दी गई है। किसके तहत? तो लोकसभा के तहत इसमें 14 विषयों पे जो है संशोधन की मंजूरी दे दी गई है और यह जो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा से पारित हो गया है। अगर लोकसभा से पारित हुआ है तो अब ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में जाने के बाद अगर यहाँ से भी पारित हो जाता है तब ये जाएगा राष्ट्रपति के साथ यानी कि प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह जो बिल है यानी कि यह जो अधिनियम है यह एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यह लोकसभा से तो पारित हो चुका है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड के अधिनियम के पक्ष में अगर पूछे कि कितने वोट पड़े हैं यानी कि इसमें संशोधन करना चाहिए, तो इसमें हाँ की तरफ जो है 288 वोट पड़े हैं और इसमें संशोधन नहीं करना चाहिए के पक्ष में 232 वोट पड़े हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं वक्फ क्या है, तो इस्लाम धर्म में चल यानी कि जो जेब में पैसे हों या अकाउंट में पैसे हों उसे चल संपत्ति कहा जाता है। अचल संपत्ति कैसी है? जैसे धन हो, दौलत हो यानी कि जो ज़मीन हो उसको जो है अचल संपत्ति कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म में चल हो या अचल संपत्ति हो को धर्मांत के लिए दान करना, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास पैसा है या फिर ज़मीन है तो हम अगर इसको धर्म के नाम पे अगर डोनेट करना चाहते हैं तो हम इसे इस्लाम में अगर इस्लाम धर्म में अगर हम इसको डोनेट कर देते हैं तो वही जो है वक्फ कहलाता है। ठीक है, यानी कि धर्म के प्रति समर्पण करना। तो भारत में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा भूमि किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा भूमि अगर देखा जाए तो रेलवे के पास है पहला नंबर, दूसरे नंबर पर रक्षा के क्षेत्र में है और तीसरा सबसे ज़्यादा अधिक या संपत्ति अगर पूछे किसके पास है तो वक्फ के पास है। तो कितनी संपत्ति है? 8,72,351 संपत्ति किसके पास है, जो कि देश के में तीसरा स्थान रखता है वक्फ के पास जो संपत्ति है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। प्रश्न थोड़ा सा हो सकता है कि इससे पूछा जाए, थोड़ी सी जानकारी है, सर ने बताया था तो हमें लगा आपको भी बता देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि वक्फ संपत्ति को रेगुलेट यानी कि इसको जो है रेगुलेट कौन करता है, जो वक्फ में संपत्ति है, धन दौलत है, इसको रेगुलेट कौन करता है यानी कि इसकी देख रेख को करना कौन करता है। तो भारत में ऐसे 30 वक्फ बोर्ड हैं जो कि वक्फ बोर्ड के संपत्ति को रेगुलेट करते हैं और अभी हाल ही में इसमें जो 14 बदलाव किए गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव को हम देख लेते हैं। जैसे महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, इसमें पहला सुझाव ये दिया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति है, वो शादीशुदा है, वो अगर अपनी संपत्ति को वक्फ में देना चाहता है तो अपनी पत्नी से परमिशन ले सकता है या फिर सरकार के पास जो है जाके ये बोल सकता है कि मेरी पत्नी को भी यह धन दौलत नहीं चाहिए, मैं अपनी सारी संपत्ति को वक्फ के नाम करता हूँ, तब तो ये हो जाएगा। अगर पत्नी नहीं चाहती है तो सारी संपत्ति वक्फ में ना जाकर पत्नी के पास आ जाएगी। दूसरा क्या है, तो सरकारी संपत्ति को वक्फ को नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो सरकार की संपत्ति है अगर वक्फ उस पर किसी भी कारणवश कब्जा करके बैठा है तो वो जो है सरकार उसको वापस ले लेगी। संपत्ति का मालिकाना हक किसके पास होगा, तो यह डीएम के पास होगा। ठीक है, यानी कि कोई संपत्ति है
चाहे वह महिला की हो या फिर वो उस मुस्लिम व्यक्ति की हो, इसका अधिकार अगर वक्फ में जाना है या नहीं जाना है तो इसका जो है हक किसके पास होगा, तो यह डीएम के पास होगा। डीएम जो है इसको पहले जांच पड़ताल करेगा कि हाँ यह संपत्ति जो है किसी मुस्लिम व्यक्ति की है, उसके पास कोई औरत नहीं है, यानी कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह संपत्ति जो है वक्फ को दे सकता है। और जो वक्फ परिषद है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें अब इसमें बदलाव के साथ ये जारी कर दिया गया है कि इसमें 22 सदस्य में से इसमें 2 सदस्य जो है हिंदू होंगे और जो 2 सदस्य और होंगे इसमें 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी, यानी कि इसमें 4 लोग ऐसे होंगे जो कि मुस्लिम पुरुष के अलावा इसमें शामिल होंगे, 2 हिंदू के व्यक्ति इसमें शामिल होंगे और 2 मुस्लिम महिलाएं शामिल होंगी जो कि पहले शामिल नहीं थे। ठीक है। और जो संपत्ति है, अगर मान लीजिए कोई पति जो है अपनी औरत के रहते हुए अपनी संपत्ति को जो है वक्फ के नाम कर देता है, तो वह पत्नी जो है 90 दिन के अंदर कोर्ट जा सकती है, जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। अगर पूछे कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत हमारे देश में किसने करी थी, तो मोहम्मद गोरी ने करी थी। किसने, तो मोहम्मद गोरी ने करी थी। ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कि हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह भारत और फिलीपींस के संबंध के बीच तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में किया गया है। फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला और फिलीपींस लुजोन द्वीप पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में स्थित है। एडीबी का मुख्यालय मनीला में स्थित है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ प्रदान किया जाता है, तो ये भी मनीला में प्रदान किया जाता है। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है, तो सिल्वर नोटिस जारी किया है। हाल ही में $338 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ इतिहास में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो एलन मस्क ने हासिल की है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह जूविन पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जूविन पोर्टल इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। इसका फुल फॉर्म होता है विनिंग ओवर जोनिसिस, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करें कि जू पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो इसको लॉन्च किसके लिए किया गया है, तो एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम के लिए लॉन्च किया गया है कि अगर किसी को जो है सांप काट ले या फिर कुत्ते काट ले तो उस व्यक्ति को जानकारी कहाँ पर मिलेगी, जूविन पोर्टल पर मिलेगी। और यह जो है हर जिले में हर ब्लॉक में इस पोर्टल के माध्यम से ये जानकारी मिल जाएगी कि एंटी रेबीज का जो टीका है ब्लॉक में उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। तो इसके स्टॉक के लिए यानी एंटी रेबीज और एंटी वेनम के स्टॉक के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, जूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी रेबीज का टीका जो कुत्ते काट लेते हैं तो उसके द्वारा शरीर में रेबीज का टीका मतलब रेबीज वायरस फैल जाता है, तो इसके लिए ब्लॉक में एंटी रेबीज डोट है या नहीं है इसके बारे में जानकारी देखना है। और सांप के जहर के कारण अगर कोई किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसका टीका ब्लॉक में है या नहीं है, इन सभी की स्टॉक की जानकारी के लिए जूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर पूछे कि रेबीज किसके द्वारा फैलता है, तो रेबडो वायरस के द्वारा रेबीज फैलता है हमारे शरीर में। और रेबीज अगर पूछे फैलता किसके काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है। और इसको अगर कुत्ते ने व्यक्ति को काट लिया है तो उसके अंदर व्यक्ति के अंदर हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी फैल जाती है, यानी कि उसको बिजली के गड़कने और पानी से डर लगने लगता है। और वैक्सीन की खोज यानी कि जो रेबीज है इसके टीके की खोज करने वाला पहला व्यक्ति अगर पूछे कौन है, तो लुई पास्चर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है, अभी कुछ दिनों पहले यूबिन पोर्टल लॉन्च किया गया था किसके लिए, तो टीकाकरण के लिए। किसके टीकाकरण के लिए, तो गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए यूबिन पोर्टल लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 6ठा संस्करण प्रारंभ करेगी, तो यह जापान के साथ प्रारंभ करेगी। जापान के साथ 2 और अभ्यास याद रखने हैं, सैन्यम मैत्री अभ्यास और जीमैक्स अभ्यास। जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो और जापान की मुद्रा का नाम है येन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है, तो यह संबंधित है ब्लू ओरिजिन कंपनी से जिसके मालिक हैं जेफ बेजोस। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीत कलाकार कौन हैं, तो शुभ हैं। अब वहीं पूछे कि थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, सोनू सूद बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बनाए गए हैं।
तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की एन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो राम की एन जो है यह रामायण का दूसरा नाम है और इसका नाम कहाँ रखा गया है? तो यह रखा गया है मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो थाईलैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा, रामकेन जो है रामायण का अदर नाम है और ये कहाँ कहा जाता है? तो थाईलैंड में कहा जाता है। बात करते हैं, अभी कुछ महीने पहले मोदी जी लाओस गए थे। लाओस की राजधानी का क्या नाम है? वियनतिने इसकी राजधानी का नाम है और यहीं पर जो है आसियान की बैठक हुई थी। कहाँ पर? वियनतिने में हुई थी। और यहाँ पर मोदी जी बैठक के बाद जो है रामायण देखने गए थे, जो कि लाओस में रामायण को फ्रालाक और फ्राराम कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है इसका मुख्यालय। और आसियान की स्थापना कब होती है? 1967 में होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक की बैठक हो रही है और पीएम मोदी जी यहाँ पे भाग लिए थे और भाग लेने के बाद ये भी रामायण देखने गए हैं, जो कि थाईलैंड में रामायण को रामकीयन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ रामकीयन में भरतनाट्यम का भी प्रदर्शन किया गया है। भरतनाट्यम अगर पूछे कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तेलंगाना का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाता है और देख लेते हैं कुछ देशों में रामायण को किस नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में रीमकर कहा जाता है रामायण को, मलेशिया में हिकायत कहा जाता है। हर एक देश में अलग अलग नामों से जो है रामायण को जाना जाता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत, यही सभी का उद्देश्य है। चाहे राम का नाम कहीं पर किसी और नाम से लिया जाए या फिर रामायण का नाम कहीं और किसी नाम और से लिया जाए। ठीक है, हाल ही में कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना तापमान दर्ज हुआ है? तो यह 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान दर्ज किया गया है 2024 में। हाल ही में मीरकैट रेडियो दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में किस देश ने खाद्य संबंधी बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अगर पूछे कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह चेन्नई में किया है, यानी कि केरल में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हिंद महासागर जहाज सागर यह एक पहल है और इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है? एक सागर एक मिशन इसकी टैगलाइन रखी गई है। और हिंद महासागर जहाज सागर के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? कोच्चि केरल में किया गया है। इसका आयोजन अगर पूछे किसने किया है, तो इसका आयोजन किया है दक्षिणी नौसेना कमान ने किया है। और इसमें भारत की तरफ से अगर पूछे कौन से जहाज ने भाग लिया है, तो इंडियन नेवल शिप सुनियाना ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा बात हो जाता है कि अगर हिंद महासागर की बात करें, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा में तीसरा स्थान रखता है, यानी कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो जाता है और दूसरा पूछे कौन हो जाता है, तो अटलांटिक महासागर हो जाता है दूसरा सबसे बड़ा। और तीसरा अगर पूछे तो हिंद महासागर हो जाता है। हिंद महासागर में पूछे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर द्वीप है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पास यहाँ पे स्थित है। भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ पर ओपन की गई है, यानी कि भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ शुरू की गई है, तो कोच्चि में। और दूसरा पूछे कहाँ शुरू किया गया है, तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है बाफ्टा पुरस्कार 2025 में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग में भारत का दूसरा स्थान है। मेट्रो अगर नेटवर्क में पूछे तो तीसरा स्थान है। वहीं पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44 है। हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्यौहार नगु सांबा गोरेंग कहाँ आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश पूछे इंडोनेशिया है। सर्वाधिक द्वीपों वाला लगभग 13,000 प्लस द्वीप है इंडोनेशिया है। और वहीं अगर पूछे कि इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो प्रबोवो सुबियांटोनो है। ठीक है, और वहीं पूछे कि पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो पहली बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनाए गए थे 1947 में। नेक्स्ट अगर बात करें कि गरुड़ शक्ति अभ्यास, समुद्र शक्ति अभ्यास, ये दोनों अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बेंगलुरु में इसका जो है उद्घाटन किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ये हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा इस ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन मुझे जैसे लग रहा है कि सॉरी, इसका सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ यह जो है शुरू किया गया है किसके लिए? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नवाचार, उद्यमशीलता और विकास करना, यानी कि जो नए स्टार्टअप देश में शुरू होने वाले हैं उनके लिए नवाचार, अच्छा माहौल और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई है, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो यह एक प्रकार का पनडुब्बी या सबमरीन है। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो यह केरल के समुद्र तट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। अगर पूछे कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2025 को। मोटे अनाज का वर्ष 2023 को किया गया था और कैमलेट्स या ऊँटों का वर्ष 2024 को घोषित किया गया था। यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ पे हुई है? हमारे भारत में हुई है और यहीं पर भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जो कि असम का है, जिसका नाम क्या है? मोइदम। ठीक है, तो भारत का 43वां अगर पूछे विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो मोइदम है, जो कि एक कब्रगाह है और कहाँ का है? तो असम का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 144वीं बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई है? मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भी मुंबई में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग मिला है? तो ये दोनों प्रोडक्ट अगर पूछे किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के हैं। वैसे 3 प्रोडक्ट को दिया गया है, बाकी 2 याद रखेंगे, तीसरा वाला भी हम बता देंगे। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला, इन्हें जो है अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये दोनों प्रोडक्ट अगर पूछे किस राज्य के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। जीआई टैग अधिनियम हमारे देश में कब आया था? तो 1999 में आया था। और पारित कब हुआ था? तो यह पारित हुआ 2003 में। और पहली बार अगर पूछे कि जीआई टैग किस चीज़ को दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल का चाय है। और अगर पूछे जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। वही पेटेंट एक प्रोडक्ट होता है जो कि दिया जाता है, तो यह 20 वर्षों के लिए किसी चीज़ को अगर पेटेंट दे दिया गया तो उसे 20 वर्ष के लिए कोई भी उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता, नहीं तो उस पर क्या लग जाएगा? कॉपीराइट लग जाएगा और उसको जो है कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, और वहीं पूछे कि कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला, ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। जबकि चपाता मिर्च या इसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है और ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? नीरज चोपड़ा जी को किया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हमारे देश में अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी भाषाएं संविधान में शामिल हैं, तो कुल 22 भाषाएं जो है हमारे संविधान में शामिल हैं। किस अनुसूची में? तो अनुसूची 8 में शामिल है। ठीक है, तो अगर पूछे कि मूल संविधान में जब संविधान बना था तो कुल कितनी भाषाएं थी? तो कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर संशोधन करके इसमें जो है 8 नई भाषाओं को इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, 8 नहीं 9 भाषाओं को इसमें जोड़ा जाता है, यानी कि 8 14 6 इसमें हो जाएगा 8 नई भाषाओं को इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी जाती हैं संविधान संशोधन करके। तो मूल संविधान में पूछे 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में पूछे तो 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 21वां संविधान संशोधन करके पहली बार हमारे संविधान में 1967 में कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा जोड़ा गया था, जो कि 14 से होकर 15 हो गई थी। 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इससे जो है हमारे संविधान में कुल 18 भाषा हो जाती हैं, 15 3 18 हो गई हैं। और 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, जिससे 18 से बढ़ के वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रेलवे स्टेशनों पर
सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सौर ऊर्जा लगाने वाला देश में पहला स्थान किसका हो गया है रेलवे स्टेशन पर? तो राजस्थान का हो गया है पहला स्थान। ठीक है, तो राजस्थान रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में देश में पहला स्थान हो गया है और यहाँ पे लगभग 275 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा लगा दिया गया है और इस मामले में राजस्थान देश में पहला स्थान पर हो गया है। दूसरा स्थान पूछे सौर ऊर्जा में किसका है रेलवे स्टेशन पर? तो महाराष्ट्र का है, तीसरा पश्चिम बंगाल का और चौथा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, यह आंकड़ा अगर पूछे किसके द्वारा जारी किया गया है तो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया है और कहा गया है कि 2024 से 25 में भारत में अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा 25 गीगावाट की वृद्धि हुई है। तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में अगर पूछे 2024 से 25 में यानी कि एक साल के अंदर कितनी वृद्धि हुई है नवीकरणीय ऊर्जा में? तो 25 गीगावाट की वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी होती है जिनसे प्रदूषण ना हो, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, तो इसी को जो है नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या GCC नीति का अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है और यहाँ के CM है मोहन यादव जी। हाल ही में BCCI पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया जी को। प्रभजेत सिंह को BCCI का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। जय शाह को ICC का अध्यक्ष बनाया गया है। ICC का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है तो दुबई में है। कहाँ पर? दुबई में। सैमी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। बहादुर सिंह साहू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। हाँ, नेक्स्ट अगर बात करें कि बाल उत्पीड़न क्षमा घोटालों में किस देश के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पेंशन फंड विनियामक एवं प्राधिकरण, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? कुल 7 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसका अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया है तो शिव सुब्रमण्यम रमन जी को पेंशन फंड विनियामक एवं प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में अगर पूछे ये कौन है तो ये डिप्टी CM ये वर्तमान में डिप्टी CAG हैं यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल हैं। और पूछे कि वर्तमान में अगर पूछे CAG कौन है तो वर्तमान में जो अध्यक्ष मतलब CAG कौन है तो के संजय मूर्ति हैं, जबकि डिप्टी CAG कौन है तो शिव सुब्रमण्यम रमन जी हैं और इन्हें ही पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है जिसमें कुल 7 सदस्य शामिल होते हैं। इसकी पूछे स्थापना कब करी जाती है तो 2003 में किया जाता है। यह एक वैधानिक संस्था कब बनती है तो 2013 के एक्ट से 2014 में यह जो है लागू हो जाता है, यानी यह एक सरकारी संस्था बन जाती है। अगर पूछे कि पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का कार्य क्या है तो इसका कार्य है वित्तीय विनियामक संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं इनके अध्यक्ष पद की नियुक्ति की सिफारिश करना राष्ट्रपति से। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा कार्य होता है। और पूछे कि हमारे देश में वित्तीय विनियामक संस्था कौन कौन सी हैं तो बहुत सारी हैं जिसमें RBI हो जाता है, सेबी हो जाता है और IRDA हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में AI ग्रोक 3 अगर पूछे क्या है? एक चैट बोट है। क्या है? एक चैट बोट है, ये आपको याद रखना है। क्या है? चैट बोट है, ये हमारा सही जवाब हो जाता है। लेकिन अगर पूछे कि AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है तो एलन मस्क ने किया है। जैसे गूगल का अगर पूछे कि चैट बोट क्या है तो जेमिनी है। GPT 4.0 का अगर पूछे ये चैटबॉट किसका है तो ओपन AI कंपनी का है। और डीप से किसका चैटबॉट है तो यह चीन का चैटबॉट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है तो 12 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के 5 आकांक्षी जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है तो इंडसइंड बैंक के साथ किया है। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था तो 1997 में हुआ था और यह किसके लिए हुआ था तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए हुआ था। ठीक है, और क्योटो अगर पूछे कि स्थान कहाँ है जापान में है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च करी है तो यह लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो शून्य गरीबी P4 नीति अगर पूछे किसने लागू किया है तो यह आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू जी ने लॉन्च किया है।
इन्होंने एक मिशन शुरू करा है, मिशन का नाम है स्वर्ण आंध्र प्रदेश, स्वर्ण आंध्रा 2047 तक के लिए इन्होंने एक मिशन शुरू करा है। और इसमें जो है 10 सूत्र बताए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, या कह सकते हैं पहला सूत्र है जीरो पॉवर्टी, यानी कि आंध्र प्रदेश को जीरो पॉवर्टी यानी कि भूखमरी से मुक्त करना अपने राज्य को, ठीक है। और इसके लिए जो है 4P इसमें पहले पर जोर दिया है, यानी कि 4 प्रकार के पी के बारे में इन्होंने बताया है। जैसे अगर गरीबी को दूर करना है तो इसमें सबसे पहले किसको साथ आना होगा, पब्लिक सरकार को आना होगा, प्राइवेट कंपनी यानी निजी क्षेत्र को आना होगा, और पीपुल यानी कि जो नागरिक हैं इनको भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना होगा, और सभी के बीच जो है पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक, प्राइवेट, पीपुल, इन सभी के बीच जो है क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, और तभी जाके जो है राज्य से जीरो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो स्वर्ण आंध्रा 2047 मिशन शुरू किसने करा है, तो यह मिशन शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी ने शुरू किया है, ठीक है। अगर हमें पूछे कि आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है, ये कौन है, डिप्टी सीएम है पवन कल्याण जी, ठीक है, पवन कल्याण जी हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जीरो पॉवर्टी जो हमारा गोल नंबर है, यानी कि जो सस्टेनेबल गोल है, इसमें अगर पूछे जीरो पॉवर्टी का उल्लेख किस गोल में किया गया है, तो गोल नंबर 1 में किया गया है, ठीक है। और SDG नंबर अगर पूछे कुल कितने हैं, तो कुल 17 गोल हैं जो कि पूरे विश्व को फॉलो करना है। कब तक के, तो यह 2015 में शुरू किया गया था, और 2030 तक पूरे विश्व को जो है 17 गोल प्राप्त करने हैं, जिसमें पहला गोल क्या है कि पूरे विश्व को गरीबी से, भूखमरी से मुक्त करना है। हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, इंडोनेशिया ने जीता है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो चीन में इसका आयोजन किया गया था, और उप विजेता कौन रहा है, तो इंडोनेशिया ने चीन को हरा दिया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के सहकारी दक्षता विभाग के प्रमुख किसे बनाया गया है, तो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जी को बनाया गया है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है, इंटूएटिव कंपनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यह समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक समझौता किया है, किसको लेकर, तो AI केंद्र विकसित करने के लिए, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट केंद्र विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और यह AI केंद्र पूरे महाराष्ट्र में 3 जगह पे स्थापित होंगे, एक तो मुंबई, नागपुर और पुणे में स्थापित होंगे, ठीक है। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च किया है, तो गुजरात की सरकार ने, और यहाँ के CM है भूपेंद्र पटेल जी। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया था, तो यह प्रयागराज में स्थापित किया था। अगर पूछे यह स्थापित कौन किया था, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। हाल ही में वर्ष 2024 के डेविस कप का विजेता कौन जीता है, तो डेविस कप का खिताब जीता है इटली ने। कोपा अमेरिका कप किसने जीता है, तो यह अर्जेंटीना ने जीता है कोलंबिया को हराकर। और पूछे कि कोपा अमेरिका कप किस खेल का है, तो यह फुटबॉल का कप है। यूरो कप फुटबॉल का है, और इसे स्पेन ने जीता है, किसको हरा दिया है, तो इंग्लैंड को हरा दिया है। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया था। विजेता कौन बनता है, अर्जेंटीना, और उप विजेता अगर पूछे कौन बनता है, तो फ्रांस बनता है। और अगर बात करें कि फीफा विश्व कप 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नॉर्थ अमेरिका में किया जाएगा, कनाडा, USA और मैक्सिको में किया जाएगा। तो बच्चों पहले प्रश्न में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया था, और इसीलिए वीडियो 6-7 मिनट ज़्यादा बड़ी बन गई है। अपना ध्यान रखें, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमको बताएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।